सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी डिसेबल उस डिवाइन एरिया में आ गए थे जहां जिन जान के चमचों ने सबसे हाई एनर्जी वाली जगह को बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन वांग वहां पहले ही पहुंच गया था, जिसकी वजह से जिन जान को वो जगह छोड़नी पड़ी। धीरे धीरे सभी डिसेबल्स ने अपनी अपनी जगह चुन ली थी और अपने दाव को जागृत करने लगे थे। शियाओ ने जेड स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके अपने दाव को जागृत करना शुरू कर दिया था, जिससे 3 मिथिकल बिस्ट नजर आ गए थे। यह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि जहां बाकी सभी डिसेबल सिर्फ अपना दाव जागृत कर रहे थे, वहीं शियाओ अपने दाव को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तीनों सिलेक्शन एल्डर भी हैरान थे कि शियाओ ने अपनी खुद की बॉडी को एक सीट की तरह इस्तेमाल किया था, जैसा आज तक कोई नहीं कर पाया था। फिर हम देखते हैं कि शियाओ सभी से कहता है कि यह स्क्रिप्चर बहुत ज्यादा डीप है, इसमें कई सारे रास्ते हैं, इसलिए ग्रेट पाथ पर अकेले चलने के बजाय हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। नेदरवर्ल्ड के लोग हमें मिटाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, और मैं आप सभी के साथ ये सीक्रेट स्क्रिप्चर बांटने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उस स्क्रिप्चर के रून से फैलाने लगता है। जिन जान हैरान था कि ये स्क्रिप्चर जो एक विरासत की तरह है, बिल्कुल जीवन के समान है, फिर भी ये इसे सबके साथ बांट रहा है। क्या ये पागल हो गया है? यूजेन कहता है कि वांग के पास वाकई दूरदर्शिता और उदारता की अद्भुत क्षमता है। काओ यूशेंग कहता है कि स्क्रिप्चर उन लोगों के लिए भी मददगार है जो करंट एरा के मेथड्स की प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग इसे पाकर बहुत खुश होते हैं। शियाओ मनी मन सोचता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लंबे समय में आप सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे डिसेबल एक बड़े हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। तीनों सिलेक्शन एल्डर भी वही कल्टिवेशन कर रहे थे। अब वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं 1 साल का टाइम पीरियड अब खत्म हो गया है। अब वक्त आ गया है कि उन लोगों को चुना जाए जो बॉर्डर एरिया की ओर जाने वाले हैं। वहां जाना मौत के रास्ते पर चलने जैसा होगा, और 10 लोगों में से सिर्फ एक के जिंदा बचने की उम्मीद होगी। इसीलिए जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो सामने आए। अब बाकी बचे हुए डिसेबल भी उस हॉल में आ जाते हैं। एल्डर कहते हैं आज हम चयन रैंकिंग के हिसाब से नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना जाएगा जिनका दाव हार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे प्रबल युद्ध इरादों वाले 100 लोगों को ही चुना जाएगा जो 9 हेवन 10 अर्थ को रिप्रेजेंट करने के योग्य होंगे। काओ यूशेंग, निंग चुआन और बाकी सभी पेटिशनर सामने आ जाते हैं, लेकिन अभी तक शियाओ वहां नहीं आया था। एल्डर कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी बॉर्डर एरिया में जाना चाहता है वो आगे आए और अपने दाव पावर दिखाए। सबसे पहले एंड किंग सामने आता है। वो एल्डर को सम्मान देकर कहता है सीनियर एशियन इमोर्टल वॉर में मेरे पिता स्काईहोन एंड की मृत्यु क्या उसी आनलान के हाथों हुई थी? एल्डर हमें जवाब देते हैं, लेकिन बताते हैं कि उस लड़ाई में तुम्हारे पिता ने आनलान को बुरी तरह से घायल कर दिया था। एंड किंग अपनी पावर दिखाने के लिए स्काईहोन पंच से एक डिसेबल पर हमला करता है, जिससे उसका प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट किया हुआ था। एंड किंग गुस्से में कहता है मैं बॉर्डर एरिया जाऊंगा, क्योंकि यही युद्ध मेरा अंतिम मार्ग है जिससे मैं अपना बदला ले सकता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जन्मा हो, वही सबसे गौरवशाली युद्ध से कैसे बच सकता है? इसके बाद एक एक करके सभी डिसेबल सामने आते हैं और अपने दावों का प्रदर्शन करते हैं। जिनजान आगे आता है और कहता है मेरा दाव अजयता के मार्ग पर चलना है, यही इस राजा का मार्ग है जो सभी हेवन पर राज करेगा। अब तियान जी सामने आता है और कहता है तुम्हारी सोच बहुत छोटी है रे, अगर बॉर्डर एरिया पर कब्जा हो गया तो कोई भी दुनिया नहीं बचेगी, इसीलिए मेरा दाव अजय दमन के सिद्धांत पर आधारित है। अब शी अपना दाव दिखाता है। वो डबल प्यूपिल के साथ पैदा हुआ था, और डबल प्यूपिल वाले हमेशा अजय दाव के साथ जन्म लेते हैं, इसीलिए शी का दाव सुप्रीम था और वो सभी दुश्मनों का सफाया करना चाहता था। अब काओ यूशेंग आगे आता है और कहता है चारों ओर हरे भरे पहाड़ों में हमारे वफादार पूर्वजों की हड्डियां दफन है, इसीलिए हमारे शवों को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना स्वॉर्ड मूव एक्टिवेट करता है और कहता है मेरे मास्टर ने कहा था कि मुझे कोई दफन नहीं करेगा, शायद बॉर्डरलैंड पर जाकर ये बातें सच हो जाए। अब किन्हाओ आगे आकर कहता है कि मेरे बड़े भाई आगे बढ़कर लीड करना चाहते हैं, तो मैं आखिर पीछे कैसे रह सकता हूँ?
हूँ। और वो भी सिलेक्शन एल्डर को अपनी दाव बॉडी दिखाता है और कहता है मेरे दाव में मेरे कुल और परिवार की रक्षा करने का सिद्धांत है। अब लिटिल बनी भी अपनी पावर का प्रदर्शन करती है और कहती है कि हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। मुझे किसी भी ग्रेट दाव की ज्यादा समझ नहीं है, बस इतना पता है कि शियाओ और मेरे दोस्त जहाँ भी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। जिनजान कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम वांग की क्षमता का परीक्षण करें। इसीलिए वो मनी मन अपने चमचों की तरफ इशारा करता है। फिर उसका एक चमचा आगे आकर कहता है कि मैंने 1 साल पहले सुना था कि वांग काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अब जब अपनी रियल एबिलिटी साबित करने का समय आया है तो वो अभी भी कल्टिवेशन में क्यों लगा हुआ है। वो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसकी पावर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। शियाओ के दोस्त ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी तेज एनर्जी उठने लगती है जो आसमान में जाकर पूरी तरह फैल जाती है। अब शियाओ सामने आ जाता है। सिलेक्शन एल्डर हैरान होकर कहते हैं शियाओ ने वास्तव में बॉर्डरलैंड में जाने से पहले ही अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया है। शियाओ उस चमचे से कहता है क्या तुम्हारा उद्देश्य अपने मास्टर की चिंताओं को सामने लाना है जो तुम जोर जोर से भौंककर चिल्ला रहे हो। वो चमचा गुस्से में कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है। शियाओ अपनी एक उंगली से ही तेज एनर्जी फैलाने लगता है। सिलेक्शन एल्डर पूछते हैं हुआंग आखिर तुम्हारा दाव क्या है। तभी शियाओ को हॉर्न एंड क्लैन एंसेस्टर की बातें याद आती है। उन्होंने भविष्य के बारे में कहा था अगर एक दिन पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले रह जाओ और कोई भी ना हो, इस विशाल आकाश और धरती पर सिर्फ तुम ही अकेले चलते रहोगे और अकेले ही सभी दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। ना दोस्त रहेंगे ना परिवार। रक्तपात की पीड़ा तुम्हें अकेले ही सहनी पड़ेगी। जवानी में बुढ़ापे तक, बालों में सफेदी आने तक तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। तो क्या तुम फिर भी लड़ोगे। गोडेस लियू ने भी उससे कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में अजय बन भी जाओ फिर भी टाइम रिवर पर अकेले ही खड़े रहोगे। इसीलिए अब शियाओ कहता है मेरा दाव अतीत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह समाप्त कर देगा। सभी दुश्मनों को मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। शियाओ के दोस्त खुश हो जाते हैं। सिलेक्शन एल्डर कहते हैं 100 लोगों का चयन हो चुका है, इसीलिए जल्दी से वेदी पर चढ़ो। सभी डिसिबल वेदी पर आ जाते हैं। शियाओ, उसका भाई और उसके दोस्त सेंटर में मौजूद होते हैं। जिनजान को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब सभी वेदी से टेलीपोर्ट होकर बॉर्डरलैंड सिटी की तरफ निकल जाते हैं। शियाओ अपनी फैमिली और अपने प्यार लिंगर को याद करता है और कहता है कि आप सब मेरा इंतजार करना, मैं लौट कर आऊंगा। अब वो सभी इंपीरियल पास की इनर सिटी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन एल्डर भी उनके साथ आते हैं। कुछ सैनिक मरे हुए लोगों की लाशें लेकर आ रहे होते हैं। इसीलिए एल्डर कहते हैं बैटलफील्ड बहुत निर्दयी है, इसीलिए सिर्फ कुछ लोगों के अवशेष ही वापस लाए जा सकते हैं। शियाओ को यह देखकर नेदरवर्ल्ड के लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सभी मौन हो जाते हैं। सामने एक बहुत विशाल पेड़ मौजूद था जिस पर ब्लैक थंडर लाइटनिंग चमक रही थी। शियाओ एल्डर के पास जाकर पूछता है ये सूखा हुआ पेड़ का ठुट आखिर क्या है। एल्डर बताते हैं ये इमॉर्टल एशियन एरा से यहाँ मौजूद है। ये हमारे एरिया की सबसे पावरफुल इंसेस्टर गार्डियन स्पिरिट है। ये सुप्रीम इमॉर्टल ट्री गॉडेस की मृत्यु के बाद बचा हुआ अवशेष है और ये ब्लैक थंडर आज भी उनके संघर्ष को दर्शाती है जो दूसरी दुनिया से आए इमॉर्टल प्राणी की शक्ति थी। शियाओ कांप जाता है क्योंकि गोडेस लियू की बॉडी थी। एल्डर आगे बताते हैं पुरानी कहानियों के अनुसार गोडेस लियू अकेले ही दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। वो दुश्मनों के खून में लथपथ थी। उन्होंने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक नेदरवर्ल्ड के दानव देवता डर के मारे भाग नहीं गए, लेकिन दुर्भाग्य से इमॉर्टल एशियन एरा के अंत में हमारे एरिया के सभी शक्तिशाली प्राणी विलुप्त हो गए। उस समय गोडेस लियू ने आखिरी लड़ाई लड़ी और एक शानदार चमक के बाद उनका अंत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी मृत्यु का अंतिम बिंदु नहीं था, लेकिन शियाओ जानता था कि उनका शरीर स्टोन विलेज में था। उन्होंने अपनी इमॉर्टल बॉडी को त्याग कर सबको बचाया था। एल्डर को भी उम्मीद थी कि एक दिन वो वॉइड के माध्यम से वापस लौटेगी। शियाओ ये सुनकर बहुत दुखी महसूस करता है। तभी एल्डर कहते हैं हम तुम्हें यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, अब तुम्हारे कबीले के लोग ही तुम्हें युद्ध में आगे लेकर जाएंगे। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वहाँ कई सारे क्लेन के पोर्टल खुलते हैं और वो एक एक करके अपने कुल के डिसिबल को लेने लगते हैं।
लेकिन काओ यूशेंग, शियाओ और उसके दोस्तों को लेने कोई नहीं आता। इसलिए काओ यूशेंग कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे मास्टर अभी कहाँ सो रहे होंगे। अब वांग फैमिली का एंसेस्टर जिन जान और वांग शी को लेने के लिए वहां जाता है। उसके साथ 2 और एल्डर भी आए होते हैं। वो वांग शी को देखकर खुश होते हैं। वांग शी एंसेस्टर ली को सम्मान देती है। एंसेस्टर ली जिन जान की भी तारीफ करता है और कहता है तुम्हारी अमर हड्डियां स्वर्ग के नीचे अजय होने के लिए बनी है। तुम सभी दुश्मनों को दबा दोगे और मैं अपने कबीले की बेटी वांग शी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी रक्षा करोगे। जिन जान कहता है सीनियर, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये जूनियर इतना सम्मान का पात्र नहीं है। तभी एंसेस्टर ली की नजर शियाओ और उसके दोस्तों पर जाती है। वो आगे आकर कहता है तुम तीनों तो वही स्टोन कबीले के भाई हो जो पाप के रक्त से जन्मे हुए वंशज हो। जैसा मुझे उम्मीद थी, वास्तव में तुम्हें लेने कोई नहीं आया। तीनों भाइयों को गुस्सा आ जाता है। शियाओ कहता है क्या कहा तुमने? किन्हाओ भी गुस्से में कहता है आप आखिर हमें किस आधार पर पाप का वंश कह रहे हैं? आपकी किस आंख ने हमारे पूर्वजों को पाप करते हुए देखा है? इस पर एंसेस्टर ली कहता है कुछ मामले तो सालों पहले ही सुलझ चुके हैं और हर किसी को पता है कि तुम्हारे कुल ने एक बात बहुत बड़ी गलती की थी। शियाओ अपने भाई को शांत करता है और कहता है इस बूढ़े से बहस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि खुद अपराधी है। इसीलिए इसे बॉर्डरलैंड के रॉयल पास से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी इसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के बारे में बुरा बोलने की? शी भी कहता है भाई तुम सही कह रहे हो। इस जैसे निर्वासित कैदी को तो अभी भी जेल में सड़ना चाहिए था क्योंकि ये अभी भी दूसरों को इज्जत देना नहीं सीख पाया। इस पर एंसेस्टर ली गुस्से में अपनी एनर्जी फैलाते हैं और कहता है तुम छोटे छोकरे ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। तुम्हारे स्टोन कबीले के पापों के बारे में हर कोई जानता है। उसका साथी जिन जेन भी कहता है मैं मानता हूँ कि एक समय पर तुम्हारा स्टोन क्लैन काफी शक्तिशाली था, लेकिन फिर उन्होंने बॉर्डरलैंड में बहुत तबाही मचाई और घोर कुकर्म किए थे। इसीलिए उनकी अच्छाई भी उनके अपराधों की भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारे वंश का दाग ही तुम्हारी पहचान बन गया है और इसे तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। अब तीसरा एल्डर गु मिंगदाओ भी कहता है तुम पाप के वंश के लोगों को तो बहुत पहले ही मिटा देना चाहिए था। इन्हें देखकर ही चिड़चिड़ापन पैदा होता है। शियाओ गुस्से में आगे आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन? उसके गुस्से से पूरी जगह हिलने लगती है। तो एल्डर कहता है अगर पूरी दुनिया में तुम्हारी भाग्यशाली सफलता न फैली होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। पर अगर तुम अपनी शर्म मिटाना चाहते हो तो अपना सरनेम बदल लो, तब शायद ये शहर तुम्हें माफ कर दे। किनाओ गुस्से में कहता है तुम सब बहुत ही घिनौने हो और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। काओ यूशेंग उसे रोक लेता है और कहता है छोटे भाई इनके मुंह मत लगो। कम से कम मैं तो तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मुझे भी कोई प्यार नहीं करता और मुझे भी लेने यहाँ कोई नहीं आया। वांग फैमिली का एक एल्डर कहता है तुम्हारा कुल शर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमेशा के लिए बदनाम हो गया है। फिर कौन इतनी बदकिस्मती लेकर तुम्हें लेने आएगा? गु मिंगदाओ कहता है मिंग तियानजिन के वंशज पहले युद्ध में जा चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हें लेने कौन आएगा? तभी एक महिला की आवाज आती है इन्हें मैं लेकर जाऊंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।